Hello friends, welcome to my YouTube channel. We have discussed uh, answer keys for CCS University LLM Entrance Examination 2022. So we have discussed till question number 9. सो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कहा था कि आप लोग इसका जो है कमेंट्स बॉक्स में दीजिए कि आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और काफ़ी बार जो है डिस्कस किया जा चुका है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें से प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत संबंधित है मौलिक कर्तव्य से, मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 310, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉमन लॉ ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर। इसमें क्या बताया गया है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर है, ये जो सिद्धांत है ये एक कॉमन लॉ रूल है। सो इट इज ऑलरेडी डिफाइंड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर इज अ कॉमन लॉ रूल। इसका जो ऑरिजिन है वो इंग्लैंड है। तो ऑरिजिन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज इंग्लैंड। ओके, एंड जो ये प्रिंसिपल है इंग्लैंड में, इंग्लैंड की क्राउन ने डिसाइड किया था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको उनका ऑफिस तब तक रहेगा जब तक उनका क्राउन उनसे खुश रहेगा। यानी कि जब तक राजा खुश है तब तक नौकरी चल रही है। जिस दिन क्राउन को कोई प्रॉब्लम हुई उस दिन वो अपना जो भी डॉक्टर प्लीजर है, जो भी अपना जो उन्होंने दया दृष्टि दिखा रखी है वो वापस ले लेंगे। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 310 में सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर जो है वो उठाया गया है। आर्टिकल 310 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉमन लॉ ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर। इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड that all persons who are the member of defense services, civil services, union or all India services hold the office during the pleasure of the president। जिनका जो ऑफिस होगा वो प्रेसिडेंट के पश्चात पर्यंत होगा। सिमिलरली मेंबर ऑफ द स्टार्ट ऑफ द सर्विसेज होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नर। जो स्टेट की सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट के प्लीजर से होगी, और जो सेंट्रल लेवल सर्विसेज है, डिफेंस सर्विसेज हो गई, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, ठीक है, ये जो है ये सेंट्रल जो प्रेसिडेंट है उसके प्रसाद पर्यंत रहेंगी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर एक्सेप्टेड हुआ इंडिया में और इंडिया में डेवलप्ड हुआ, लेकिन इसमें इंडिया में क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो फिर तो गवर्नमेंट फेवर में आई तब तो इनकी ड्यूटी अच्छी चली। जो लोग गवर्नमेंट का फेवर करेंगे इससे फिर पब्लिक राइट्स कहाँ जाएंगे। इसलिए इसमें कुछ क्लॉग लगाया गया। इंडिया में पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। इट हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटली एक्सेप्टेड इन इंडिया। इट इज़ नॉट ब्लाइंडली फॉलोड एज इट इज़ फॉलोड इन इंग्लैंड। ये ब्लाइंडली फॉलोड नहीं होता क्योंकि इंग्लैंड में जो कोई रूल रेगुलेशंस हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंडिया में है वो इंग्लैंड वगैरह में नहीं है उस टाइप का। वो क्राउन जो है वो इतना बायस्ड नहीं होता जितना यहाँ पे मतलब जो है अपने हिसाब से चीज़ें मोल्ड हो सकती हैं। तो इससे क्या हो सकता है कि पब्लिक वेलफेयर को खतरा हो सकता है। सो इसको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजंस को लिमिटेड किया गया। सिविल सर्वेंट इन इंडिया वुड ऑलवेज शू द क्राउन फॉर द एरियर्स ऑफ द सैलरी। ठीक है, सिविल सर्विसेज जो है वो उनको सैलरी के एवज में काम मिलता है। तो सैलरी के एवज में वो अपना कार्य कर रहे हैं और उनका जो है वो उनको एक रेमेडी दी गई है सिविल सर्विसेज को। और अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पीपल आर एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन। और कुछ लोग हैं जिनको इस डॉक्ट्रिन से इम्यूनिटी मिली हुई है। वो लोग कौन कौन से जिनको इस डॉक्ट्रिन से इम्यूनिटी मिली हुई है? वो जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, और महालेखा परीक्षक जो होता है, ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन तीन लोगों को जो है वो इस चीज़ से इम्यूनिटी मिली हुई है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर मनमाना नहीं हो सकता है। इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है सेक्शन 311। सेक्शन 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू इंश्योर द इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, कि पब्लिक के जो इंटरेस्ट है, जो ड्यूटी कर्मी है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। एंड देयर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस प्रोटेक्शन। सिविल सर्वेंट कैन नॉट क्लेम द प्रोटेक्शन। इसके हालांकि इसके भी एक्सेप्शन हैं, ठीक है।
कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो डिस्कशन हम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, वो खाली डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर से रिलेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने जो मेन पॉइंट हैं इसके वो डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये तो नहीं बनते हैं, ये जनरल रूल से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररी अरेस्टेड, डिटेंशन और एक्साइल above laws as in article, ऑप्शन नंबर 1 है आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर 1 है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ऑप्शन नंबर सी है सिविल प्रोसीजर कोड, आर्टिकल 9, ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल 9 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कोई भी व्यक्ति यादृच्छिक निरोध तथा देश निष्कासन के अध्याधीन नहीं है, ठीक है, अध्याधीन नहीं है। उपरोक्त किस विधि में ऐसा कहा गया है? नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्री अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल, यानी किसी व्यक्ति को आर्बिट्री अरेस्ट, डिटेंशन या एक्साइल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किस लॉ में ये कहा गया? कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से, मतलब आर्बिट्री किसी भी तरीके से उठा लिया उसको, वो बात नहीं मान रहा है, कोई भी बात है, बिना किसी लॉ के इस तरह से नहीं उठाया जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता है, या उसको एक्साइल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसको निष्कासित नहीं किया जा सकता है अपनी मनमानी तरीके से। किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, डिटेन नहीं किया जा सकता है, एक्साइल नहीं किया जा सकता है। ये इम्यूनिटी किस लॉ के अंतर्गत मिली हुई है? आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, या फिर आर्टिकल 9 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। कोई भी व्यक्ति, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल, किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से ना तो अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही डिटेन किया जा सकता है, ना ही एक्साइल किया जा सकता है। ये किस लॉ के अंतर्गत मेंशन किया गया है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत, या फिर सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत, या फिर आर्टिकल 9 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 9 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है डी, मानवाधिकार सार्वत्रिक घोषणा 1948 का अनुच्छेद 9, आर्टिकल 9 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन आंसर क्या हुआ? आंसर डी। ओके।